नमस्कार भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो पेपर में पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला से। तो आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे जो यूपी पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो इससे प्रश्न आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है वर्णमाला। वर्णमाला का पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। इसकी परिभाषा जो है कि वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला की योग से मिलकर बनी है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा का पूछेगा वर्णमाला की, तो बताएंगे वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला की योग से मिलकर बनी है। आगे दिया है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। अगर पूछ दिया पेपर में तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वह आती है आपकी वर्ण होती है। अगला है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर पूछ दिया एग्जाम में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो जवाब देंगे ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। अगला दिया है कि अगर पूछ दिया वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जवाब दोगे 52 प्रकार के होते हैं। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण 52 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं आइए जानते हैं। इस 52 में से 11 तो स्वर होते हैं आपके, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवा व्यंजन होते हैं। अगर पूछ दिया कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जवाब दोगे 45। अगर पेपर में पूछ दिया उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग का आंसर होगा 45। अगर पूछ दिया वर्तमान लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो आपको आंसर होगा 52 होगा। तो उच्चारण के स्थान पर वर्ण 45 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए ये जानते हैं। जिसमें से 10 आपके स्वर होते हैं, 27 स्पर्श व्यंजन और जिसमें द्विगुण व्यंजन भी शामिल होता है, और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन। तो आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पेन और पेन और कापी लेके बैठें। तो आगे चलते हैं, आप नोट करते जाइए जितना आप पढ़ते रहे हैं। तो आगे है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हम जानते हैं कि स्वर क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं आपको यहाँ पे लिखा है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके जो होते हैं ये आपके 11 स्वर होते हैं। अगर पूछ दिया उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप जवाब दोगे 10 होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 10 जवाब दोगे, जिसमें से ऋषि नहीं है शामिल किया गया है उच्चारण में, बाकी तो सिर्फ सेम है। ऋषि वर्ड क्या होता है कि ये 2 अक्षर से मिलकर बना है, एक र प्लस ई मिलकर यानी कि री बना है। तो ये री का मात्रात्मक चिन्ह होता है। री का मात्रात्मक चिन्ह क्या होता है, जिसे कृपया में ऐसे लगाया जाता है, कृपया, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है। यह वर्णमाला में ऊ तथा ए के मध्य का स्वर होता है। आगे दिया है हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम ऊ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में क, ख, ग, ज, थ, फ नुक्तायुक्त ध्वनियाँ
राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की देन है। आगे चलते हैं। छह जो शब्द है वह किस से मिलकर बना है आपका, तो वो होता है आपका क और स से मिलकर छह शब्द बना होता है, जिसे हम संयुक्ताक्षर स्वर कहते हैं, संयुक्ता अक्षर कहते हैं, सॉरी। तो आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर क्या होता है कि जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वह होती है 4। कौन कौन सी होती है? अ, ई, उ और री। संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि स्वर जो वर्ण दो खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से इसके दो भेद हैं? एक आपका सजाती स्वर, जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, आ, ई, उ। और दूसरा होता है आपका विजाती स्वर, जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजाती स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से आपके? ए, ऐ, ओ और सॉरी यहाँ पे ओ होगा तो यहाँ पे लिख दिया है। आगे चलते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? एक अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्यरत हो, जैसे ई, ए में जीभ का अग्र भाग कार्यरत है। एक होता है आपका मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो, जैसे अ में आपका जीभ का मध्य भाग कार्य कर रहा है। अगला होता है तीसरा प्रश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, जैसे आ, उ। इसमें आपका जीभ का पिछला भाग कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं। कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे। कुल स्वर होते हैं जो वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से स्वर हैं आपके? अ, ई, उ और री। आपका दूसरा दिया है दीर्घ स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अक्षर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये आपके 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो होगा ये होगा ह्रस्व। ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। आपका तीसरा है प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर को बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम, मंत्रों का उच्चारण आदि। अगर पूछ दिया एग्जाम में कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व यानी लघु, और एक होता है दीर्घ यानी कि गुरु। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वे 3 होते हैं। अगर पूछेगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जवाब दोगे कि मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दिया कि संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपके 3 होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कापी में कि मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं।
उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक आता है आवृत्त मुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हो, यानी कि कुछ ऐसे लिख के हो, यहाँ पे गोलाकार अथवा वृत्त मुखी नहीं होते हैं, उन्हें आवृत्त मुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए। आगे दिया है वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ओ, औ में। आगे चलते हैं। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग जवाब दोगे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक समृद्ध स्वर, एक अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर क्या होता है कि जिस वालों के उच्चारण में मुख बंद रहता है, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, सॉरी डबल लिखा गया है। आगे दिया अर्ध समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य समृद्ध की स्थिति से थोड़ा खुलता है, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। यहाँ पे मुख्य नहीं मुख रहेगा, मुख। जैसे ए और औ। आपका जो विवृत स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य सबसे अधिक खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। आप लोग आ बिल्कुल देखिए कितना बड़ा मुख खुल रहा है। अगला है आपका अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है, उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, औ। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे जो यूपी पुलिस में के लिए पढ़ाई कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना यूपी पुलिस में आता ही है। तो आगे चलते हैं। व्यंजन देखते हैं कि जो शब्द स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और जो आपके होते हैं 25, इसमें से स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श यानी छू कर होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। एक महत्वपूर्ण नोट लिखा है कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। अगर पूछ दिया उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जवाब दोगे 27 प्रकार के होते हैं। और आपका जो इसमें से द्विगुण व्यंजन, उच्चित व्यंजन जोड़ दिए गए हैं 27 में। ये दोनों व्यंजन जोड़ दिए गए हैं। एक होता है कंठीय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीव का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, उन्हें हम कंठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग। क वर्ग के जितने लोग आएंगे सब कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है आपका तालुव्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग तालु का स्पर्श करता है। जैसे च वर्ग के सभी आएंगे। यहाँ पे च वर्ग के सभी आएंगे। आगे दिया आपका मूर्धन्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड। इसमें ट वर्ग के लोग आएंगे। आपका होता है अगला दंतीय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, दंतीय व्यंजन कहलाता है। इसमें त वर्ग के सभी आ जाएंगे। अगला दिया है आपका ओष्ठीय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है, उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। जिसे प, फ, ब, भ और म, ये सब ओष्ठीय व्यंजन है। इसमें एक नोट लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे अंगा, इया, आड़ा, न और म, ये सब आपके जो होते हैं, ये आपके नासिक व्यंजन कहलाते
हैं। अब आगे आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजन च, ट, त, प। आप ऐसे याद करेंगे क, च, ट, प। ये सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर पूछ दिया उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या 8 होती है। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, जिसमें 16 होते हैं। इसमें क वर्ग के, ट, त और प वर्ग के आते हैं। दूसरा दिया है आपका संघर्षी यानी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं ये पूछ दिया तो आप लोग जवाब दोगे श, स, श, ह। ये आपके ऊष्म यानी कि संघर्षी व्यंजन भी कहे जाते हैं। एक होता है आपका स्पर्श संघर्षी। ये कौन होते हैं आपके? ये होते हैं च, छ, ज और झ। ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नासिक, अब नासिक को देख लीजिए। आप लोग से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मोबाइल को अपने से दूर रखिए और पेन और कापी लेकर नोट करते जाइए, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे चलते हैं। लुंठित व्यंजन यानी लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो आर, आर को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। एक होता है पार्श्विक व्यंजन जिसे हम ल बोलते हैं। उच्छित व्यंजन, जैसे ये उच्छित व्यंजन आपका ये नीचे लग गया, ये आपका उच्छित व्यंजन कहलाता है। आगे है संघर्षीय हीन, जो ये और वह होते हैं। आगे चलते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। ये आपके य, व, र, ल होते हैं। अगर पूछ दिया कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं तो आप लोग जवाब दोगे कि य, व, र, ल को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। एक होता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से गर्म वायु समान मात्रा में प्रवाह हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कि कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? ये इसमें से आपको तीनों स मिल जाएंगे और एक ह मिल जाएगा, जिसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? कि जो वर्ग दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जो वर्ड आप ध्यान से देखिए, छ, ये पेपर में पूछा जाता है कि छ किन दो शब्दों से मिलकर बना है वर्णों से, तो आप जवाब दोगे आधा क प्लस च से मिलकर छ बना है। तो आप लोग देख लेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अयोग व व्यंजन। जो वर्ण अ के योग से मिलकर बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, अयोग व व्यंजन कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम असंगत व्यंजन भी कहते हैं। अगर पूछ दिया असंगत या अयोग व व्यंजन क्या है तो आप लोग जवाब एक ही देंगे, जिसमें अंग जो लिखा गया है तो ये अनुस्वार अ आपका विसर्ग है। आगे चलते हैं। आपके उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीवा ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है उसे उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें जो परिभाषा लिखा गया है वह किताबी परिभाषा नहीं है, हमने खुद अपने से बनाया है, जो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए। और आगे दिया है कि किसी शब्द की शुरुआत में उचित व्यंजन प्रयोग नहीं होता है, जैसे ढोलक, ढक्कन, डमरू। इसमें उचित व्यंजन नहीं लगता है। आप लोग को तो पता होगा उचित व्यंजन क्या होता है। उचित व्यंजन ये होता है कि जिसे इसके नीचे ये नहीं लगेगा। ये कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं होता है आपको बताया कि द्वित्व व्यंजन में उचित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, चक्की, टक्कर में इसका प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी के शब्दों में उचित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बोर्ड में और रिकॉर्ड में।
तो आप एक एक बनाइए। और आगे दिया कि ठ, ड और ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार अगर है तो उसमें उच्चित व्यंजन नहीं होगा। जैसे ग्राउंड, ग्राउंड में यहाँ पे अनुस्वार लगा है। तो आगे चलते हैं दंत मूल व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवानिक वत्सर्स अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। दंतमूल व्यंजन कहते हैं। दंतमूल व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? न, स, र, ल, ज होते हैं। एक होता है आपका लुंठित व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीवा की नोक वायु से रगड़ खाकर उसे लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे आपके होते हैं र सब आप बोलिए, देखो इसमें जीव खुद र। अगला होता है आपका पार्श्विक व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीव स्वास्थ्य वायु के मार्ग से खड़ी हो जाती है और स्वास्थ्य बगल से प्रवाह हो जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे श्वास रहेगा। जैसे ल। अगला होता है आपका काकल्य व्यंजन, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे ह। अगला आपका है द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? अगर पूछे द्वित व्यंजन किसे कहते हैं तो यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे सत्ता, ढक्का, अड्डा, कुत्ता, दिल्ली, बिल्ली, कलकत्ता, ये सब आपके द्वित व्यंजन हैं। अगर पूछ दिया मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग जवाब दोगे 3 प्रकार के होते हैं। एक दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन और मध्य व्यंजन। अगर पूछ दिया पेपर में कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितना, तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक घोष यानी सघोष, जिसे सघोष भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका अघोष व्यंजन। अब सघोष अघोष व्यंजन क्या होता है कि सघोष यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तांत्रिक में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन यानी कि ह और ज। आपको पता है द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इसमें क वर्ग के जो होता है वो आपको देखिए यहाँ पे दिया है तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि क वर्ग का तीसरा क्या होगा? ग, चौथा घ और ये पांचवा हो जाएगा। ये सब आपके सघोष वर्ण होते हैं। इसमें से आपको क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प का जो तीसरा, चौथा, पांचवा होगा वर्ण वो आपका सघोष वर्ण होता है। अघोष वर्ण में अगर पहला और दूसरा होगा तो वो आपका अघोष व्यंजन होता है। तो आप लोग इस बार वीडियो को दोबारा अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना और अपने बुक में नोट करते चलिए। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? आपका अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण आपके 43 यानी 43 हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन को 2 भेद माने हैं, एक अल्प प्राण एक महाप्राण, जिसमें अल्प प्राण आपके 31, महाप्राण 15, कुल मिला के 46 होते हैं। जैसे क वर्ग का विषम शब्द पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर 31 होते हैं। महाप्राण व्यंजन दूसरा इक्वेशन है। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का समवर्ती, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये 15 प्रकार के होते हैं। तो आगे चलते हैं।